2023 का है, GS1 का, मेंस का मेनली। इसमें बहुत सारा पोर्शन जो है वो स्टैटिक का है और बहुत सारी चीजें जो है वो करंट अफेयर्स की भी हैं। लेकिन स्टैटिक का भी है तो वो हाल ही में सुर्खियों में किसी न किसी वजह से रहा होगा। यही वजह है कि वो पोर्शन जो है आपका एग्जाम में पूछा गया है। कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टैटिक होते हैं, जिनका न्यूज में कोई मतलब जिक्र नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है इसलिए चीजें वहां पर पूछ ली जाती हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है आपका ये पेपर डिस्कस करने का मतलब आपके साथ मेरा ये मकसद है, क्योंकि हम लोग GS1 के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं पिछले कुछ क्लासेस में, और हमने देखा कि अक्टूबर मंथ में किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी और सोसाइटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, तो चलिए ये पहला क्वेश्चन अब आप देखो जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, और आपको पता है कि 75 मार्क्स का पेपर जो है वो हिस्ट्री पोर्शन का है। मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 75 मार्क्स के थे, तो ठीक ठाक वेटेज है। ठीक ठाक है, आप ये समझ लीजिए कि 1/3 पेपर जो है वो आपका हिस्ट्री पोर्शन से आ रहा है। तो जो आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इंडिया को बनाने में जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो रेलेवेंट रहता है उसकी वजह से रहता है, कुछ नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से तूफान, बाढ़, भूकंप, ये सब तमाम चीजें आती हैं, जिसकी वजह से शेप में चेंजेस होते रहते हैं। हिंदू कुश से लेकर बंगाली खाड़ी तक जो हमारे देश का विस्तार है, अगर हम उसकी बात करें तो किस तरीके से वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है, कौन कौन सी चीजें नई आई हैं, फिर आपका अरावली से लेकर विंध्याचल तक का जो पूरा विस्तार है उस सब के बारे में आपसे ये पूछ रहा है कि किस तरीके से ये एक पूरी यात्रा रही है जियोग्राफिकली। अब जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स में आप ये भी कह सकते हैं कि किस तरीके से जो दर्रे रहे हैं जिनसे बाहर के लोग यहाँ पर आए हैं, उन्होंने यहाँ पर कुछ लोगों ने लूट मार भी की है, कुछ लोग यहाँ बस भी गए, उन्होंने अपने देश को माना है, इसको आगे बढ़ाया है, बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ से व्यापार हुआ है। तो वो कौन कौन से जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, चाहे वो सिल्क रूट के जरिए हो या फिर आपका वो जो दर्रे हैं, जैसे आपका ये गोलन है, ये क्या बोलते हैं, जो कश्मीर में पूरा जो हिंदू कुश का जो पूरा एरिया है वहां से जिस तरीके से नाथुला दर्रा है, ठीक है, इस तरह के जो दर्रे हैं जिनसे व्यापार और तमाम लोगों के आवागमन का मार्ग वो रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, तो ये सुर्खियों में रहा है कि न किसी वजह से। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं गाइस? समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। देखो मैं एक एक से क्वेश्चन पूछूंगा, फिर ध्यान रखना, फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे समझ में नहीं आया, तो अभी बता देना कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को ना थोड़ा सा टाइट भी लेके चलना पड़ेगा। सर हमें समझ में नहीं आया सर। ओके, वेरी गुड। आपको क्या समझ में नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात इसलिए है कि आपने इसको ईमानदारी के साथ एक्सप्रेस किया है। ठीक है, देखो ये कहने का मतलब, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपका कि एंशिएंट इंडिया को बनाने में, ठीक है, एंशिएंट इंडिया में जो डेवलपमेंट हुई है उसको बनाने में जियोग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो कौन कौन से भौगोलिक कारण रहे हैं जिसने एंशिएंट इंडिया के विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर, यानी हड़प्पा सभ्यता से लेकर, फिर वैदिक एज, फिर उत्तर वैदिक एज, फिर जनपद और महाजनपदों का उदय, तो उसमें कौन कौन से जियोग्राफिकल कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल रही हैं भारत के मतलब जो प्राचीन विकास में, उन सब के बारे में आपको चर्चा करनी है। तो हड़प्पा कहाँ से कहाँ तक थी, फिर उसका कैसे डिक्लाइन, फिर वैदिक एज क्या था, फिर जनपद और महाजनपदों का जो उदय होता है उसके लिए जो मतलब लोहे के इस्तेमाल के साथ साथ जो है वो किस तरीके के और भी कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे, चाहे वो कृषि में हो चाहे कुछ में हो, वो सब चीजें आपको यहाँ पर उसके बारे में आपको ये प्रॉपर वे में डिस्कस करना है। ठीक है, ये सुर्खियों में था क्योंकि अभी हाल ही में कुछ जगहों पर बाढ़, भूकंप, तमाम चीजें आई हैं, और कुछ साइट्स जो है वो एक्सकवेट भी की गई, यानी कि कुछ कुछ नई नई साइट्स जो है वो ढूंढी गई हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि
एंशिएंट इंडिया में जो डेवलपमेंट हुई उसके लिए ज्योग्राफिकल वजहें हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें ढूंढ ली गई हैं, बहुत सारी चीजें अभी ढूंढना बाकी है। तो जो जब जब जहां जहां साइट्स मिलती जाती हैं उन्हीं के हिसाब से फिर नई नई व्याख्या इतिहास की होने लगती है, ठीक है। तो ये चीज है। ऑलराइट, तो जी ये सर, क्वेश्चन अब, थैंक यू। ओके ओके गुड। तो सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस हाँ सर। जी हेलो। हाँ, ठीक है यस, चंद्रमोहन राइट। सर आवाज जा रही है क्या हाँ मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलिए चंद्रमोहन। हाँ बोलो बोलो। चलो अच्छा, ठीक है। मेरी आवाज तो मिल रही है आप लोगों को प्रॉपर? यस सर। ठीक है। तो जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा वो बिल्कुल ही आपका डायरेक्ट जो है, बहुत सारी रेलेवेंट बुक से वो आप उसको ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। यानी बहुत सारी जो संबंधित किताबें हैं, अगर आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ने जाएं एंशिएंट इंडिया की, चाहे वो उपेंद्र सिंह की हो या फिर जो सतीश चंद्रा वगैरह ने लिखी है उसकी भी हो, एंशिएंट इंडिया की किताबें, वहां से ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती है। और जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो तो खैर जानते ही होंगे कि चीजें कहाँ से आई हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं था, इजीली करने लायक था, कोई खास इसमें आपको ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए, आप देखिए। वैदिक सोसाइटी और रिलीजन के जो मेन मेन फीचर्स हैं वो आपको बताने हैं। उनमें से क्या आज भी चीजें प्रिवेल हो रही हैं, मतलब जो चीजें हैं क्या वो आज भी एज इट इज है हमारे सामने, ये आपको बतानी है, ठीक है। जैसे वैदिक सभ्यता क्या है, इसका कब ओरिजिन हुआ, ठीक, उसके और कौन कौन से डायमेंशन थे, फिर उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक काल, उसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके टाइम पर धार्मिक रिचुअल्स कौन कौन से होते थे, कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा होती थी और उसकी क्या क्या मुख्य और विशेषताएं थी, इसके बारे में बातें करते हुए वर्तमान समय में जो धार्मिक जो परंपराएं हैं वो कौन कौन सी आज के टाइम पर चल रही हैं आज भी, ठीक है। आज भी मतलब पूजा करते हैं हम, बहुत सारे धार्मिक रूप से कर्म कांड करते हैं, जिसकी वजह से आज भी वो सब चीजें रेलेवेंट हैं। ये सब चीजें सुर्खियों में कैसे आ जाती हैं, जब आप बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, ठीक है, जब आप बात करते हैं सनातन धर्म की, जब आप बात करते हैं किसी भी सुपरस्टिशन की, यानी किसी भी विश्वास की, तो वो सब चीजें अगर न्यूज वगैरह में होती है तो वहां से वो क्वेश्चंस निकल जाते हैं। अक्सर जब आप बोलते हैं कि आर्य समाजी से जब आप पूछो तो क्या कहते हैं, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो उस परंपरा को लागू करना चाहते हैं जो उस समय के वैदिक समाज में हुआ करती थी। तो ठीक वैसे ही आज के टाइम पर लागू करनी है, चाहे फिर वो देवी देवताओं की पूजा हो या फिर जो है मतलब महिलाओं का बहुत अच्छा खासा रोल उस टाइम पर बताया गया है, तो उसके बारे में, तो इक्वालिटी वगैरह के बारे में भी जब हिंदू रीति रिवाजों की जब हम बात करते हैं तो अक्सर वो अपना जो संबंध है वो सनातन धर्म से बताते हैं, और जहाँ पर सब कुछ इक्वालिटी वगैरह थी। गॉट इट। तो ये चीज है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए समझने में, अगर हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। बताइए। नहीं सर, ठीक है गुड, ठीक है वेरी गुड। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन जो ये पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन जो तकनीक के बारे में सल्तनत पीरियड के टाइम पर कि कौन कौन से ऐसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे जिन्होंने सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया है सल्तनत पीरियड में, ठीक है जी, ये पूछ रहा है। तो ये तो आपने अगर पढ़ा है तो इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। तो कुछ चीजें आज भी उस समय की माप तोल की तमाम चीजें जो है वो आज भी उन तकनीकों का प्रयोग होता है, तो उसके हिसाब से भी चीजें आप आज के टाइम से उसको रिलेट कर सकते हो, लेकिन उस टाइम की जो खास जो चीजें हैं उसके बारे में ये पूछा जा रहा है आपसे।
1 मिनट। हाँ, राइट, ठीक है। तो ये तो आपका सीधे सीधे उस पर क्वेश्चन आ गया है मिडिवल पीरियड से, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो ठीक ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? यस सर। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं नो सर, हाँ, नहीं आया? ओके, मुझे समझ नहीं आया सर। श्योर श्योर, मैं इसको वापस रिपीट करता हूँ। सल्तनत पीरियड में कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, यानी वो कौन कौन से प्रौद्योगिकी बदलाव हैं जो उस समय इंट्रोड्यूस किए गए सल्तनत पीरियड में, ठीक है। और उनकी वजह से सोसाइटी को किस तरीके से प्रभावित किया गया या हुआ, ये आपको बात बतानी है। तो ये तो आप तभी बता सकते हैं जब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर तो तुक्केबाजी से भी काम ना चले। लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर आप गुड मार्क्स आप फेच नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए जो चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही वो ये कि सल्तनत जो पीरियड थी, यानी कि आपका ये गुलाम वंश से लेकर और मुगल पीरियड तक की जो सल्तनत रही है, उसमें कौन कौन से तकनीकी बदलाव हुए और कौन कौन से तकनीकी बदलावों को लागू किया गया, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। और वो पूछ रहा है कि उसने भारतीय समाज को किस तरीके से प्रभावित किया है, ठीक है। समझ गए ये बात? यस। ठीक है। तो ये सीधा सीधा जो चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में आपको डिफरेंसेस बताने इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन और नेशनलिज्म, ठीक है। यानी राष्ट्रवाद और शिक्षा के संदर्भ में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में क्या अंतर था, ये आपको बताना है। कई मायनों में सुर्खियों में रहा है ये, ठीक है। एक तो शांति निकेतन को जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, उसकी वजह से भी। और जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो गांधी और टैगोर के विचारों से हमारा सामना होना स्वाभाविक सी बात है। जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय संदर्भ में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, या भारतीय संदर्भ में जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो दो प्रोमिनेंट नाम, यानी दो बड़े नाम हमारे सामने जब भी उभर कर सामने आते हैं, वो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के हैं, ठीक है। सुर्खियों में रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई आश्चर्य भी नहीं है इस तरह की चीजें पूछ लेना। मैंने क्या बताया था आपको कि मॉडर्न इंडिया में पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो राजाराम मोहन रॉय से आए, चाहे वो आपका और भी जो सुधारक हैं उनके, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, या फिर आपका रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, दयानंद सरस्वती, इस तरह के। या फिर अगर आप कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अगर पीछे की ओर चले जाएं, तो चाहे फिर आपके वो एक नाथ हों, या फिर उसके अलावा आपका ये चैतन्य महाप्रभु हों, ठीक, या फिर वो नायनार और अलवार के जो बड़े बड़े संत हों उनके बारे में, मीराबाई हों, कुछ भी है, तो सूरदास, तुलसीदास, इन सब के बारे में थोड़ा वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं और पूछी जाती भी रही हैं यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो ये चर्चा में था महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद के चलते, और जो शांति, उनका शांति निकेतन जो है वो उसके चलते कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे तौर पर पूछ लिया। मैंने बताया था ना आपको कि जरूरी नहीं है ये पूछे यूपीएससी कि क्यों शामिल किया गया शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज में, या कब शामिल किया गया, सब नहीं, या शामिल करने के क्या फायदे नुकसान होंगे, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बनाता नहीं यूपीएससी। यूपीएससी उस पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनाता है कि शांति निकेतन से संबंध देखो किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर का है। अब रविंद्रनाथ की पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, उनके चाहे वो राष्ट्रवाद पर विचार हो या फिर आपकी शिक्षा पर विचार हो, और ज्यादा उसको एडवांस करने के लिए उन्होंने उसका गांधी से अंतर पूछ लिया, ठीक है। बात खत्म। तो यानी समझ रहे हो, स्मार्ट तरीके से जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी वाले भी स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, ठीक है। ये बात है, समझ में आ गया यहाँ तक ये क्वेश्चन आप लोगों को? आगे बढ़ूं मैं? जी सर। सर ये करंट की क्वेश्चन तो नहीं है? ये करंट का क्वेश्चन क्यों नहीं है? करंट के क्वेश्चन में इसका सुनिए सुनिए सुनिए, वो बात ठीक है, ये ऐतिहासिक जो बात कर रहा है, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं
समझाने का मेरा मोटिव ये है कि जो आपका भी हाल ही में चल रहा है उसको लिंक करके आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। नहीं तो पूछने को तो हजारों चीजें हैं सिलेबस में, पूछने को हजारों चीजें, लेकिन रविंद्रनाथ और महात्मा गांधी को क्यों पूछा? कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी ना। अगर आप ट्रेस करोगे तो आप उसका कारण समझ पाओगे। यही स्मार्ट तरीका है। नहीं तो आप पढ़ते रहिए और सब कुछ पढ़ के जाइए और फिर कहोगे कि एग्जाम में तो सब कुछ पढ़ा था लेकिन आया ही नहीं जो मेरे को आता था, ठीक है। तो मैं आपको एक स्मार्ट तरीका दे रहा हूं कि चीजों को कैसे आप ट्रेस करोगे, समझ रहे हो, किस तरीके से चीजों को लिंक अप करोगे। ये आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप चीजों को लिंक करते हैं। तो मेरा समझाने का मकसद क्या है कि कौन कौन सी करंट अफेयर्स में जो चीजें चल रही हैं उसको आपको फॉलो करना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बन रहे हैं। इनफैक्ट आप क्वेश्चन प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तब आप क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप 10 प्रिडिक्ट करोगे ना तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ ही जाएंगे लगभग लगभग। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से प्रिडिक्ट करोगे, ये हवा में तीर चलाओगे तो नहीं बात बनेगी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। ओके सर। ओके, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इजीली किया जा सकता है। तो देखो सीधी सी बात है, जो 5वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उपनिवेशवाद ने जो भारत में जनजाति है उसको कैसे प्रभावित किया, और इसके अलावा जनजातियों ने कैसे जो अंग्रेजों का दमन है उसको क्या बोलते हैं, उसका सामना किया, ठीक है। उस ऑपरेशन को कैसे उन्होंने मतलब झेला, या फिर उसका सामना उन्होंने कैसे डट कर किया, कैसे उसको उन्होंने उसको आगे मतलब ब्रेक करने के लिए कोशिशें करी, ठीक है। तो जनजातीय समाज आपको पता है, जो हमारी आदिवासी समाज, जो वनवासी समाज जो है हमारा, ठीक है, वो किस तरीके से अंग्रेजों ने उनके क्षेत्रों में जा जाके उनकी ज़मीनें हड़पी और फिर उसके अलावा उन्हें कैसे दबाया गया, उस पर अंग्रेजों ने कैसे काम किया, फिर उस दबाव के अगेंस्ट कैसे जनजातीय समूहों ने आवाज़ उठाई, चाहे वो कुकी विद्रोह हो, चाहे वो मुंडा विद्रोह हो, चाहे वो संथाली विद्रोह हो, ठीक है। तो किस तरीके की अपराइजिंग वगैरह हुई है टाइम टू टाइम, उन सब के बारे में यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपको लिखना है। तो पता आपको बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ सुर्खियों में रहती हैं, चाहे वो रानी गाइडन ली क्यों ना हो, जो कि हमारी जो उत्तर पूर्व भारत से आती हैं, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी रही हैं वो, ठीक है। फिर भगवान बिरसा मुंडा हैं, ठीक है। फिर अल्लूरी सीताराम राजू हैं। बहुत सारे मतलब जनजातीय नेता रहे हैं जिन्होंने मतलब आज़ादी के संघर्ष में मतलब अप्रतिम योगदान दिया है, समझ रहे हैं। एक तो योगदान होता है कि ठीक है योगदान दे दिया, उन्होंने अप्रतिम दिया है जिसका कोई मतलब आप मोल लगा ही नहीं सकते, ठीक है। अपनी जान की बाजी लगा दी, फांसी पर झूल गए। तो ऐसे से मतलब क्रांतिकारी भी रहे हैं वनवासी समाज से भी, जिन्होंने मतलब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई है। तो आपको पता ही है, तो यदा कदा कुछ आइकन जो बड़े बड़े हैं वो तो सुर्खियों में रहते ही हैं। जैसे झारखंड के क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा हैं, फिर उधर आंध्र तेलंगाना वगैरह में जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, अभी उन पर तो एक मेरे ख्याल से कुछ हुआ भी था इधर हैदराबाद या इधर आंध्र प्रदेश की तरफ कुछ, ठीक है। उसकी वजह से उनकी एक प्रतिमा वगैरह लगाई, कुछ ऐसा था, मतलब वो सुर्खियों में थी, ठीक है। तो इन सब के बारे में जिक्र आपका डायरेक्ट पूछ लिया, डायरेक्ट उस पर्सनैलिटी से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन आ गया है उस समाज से ही। उस समाज ने कैसे मतलब अंग्रेजों का डटकर सामना किया, उनके दमन को कैसे उन्होंने जो है उसका सामना करते हुए उसे कैसे फेज आउट किया, उसको कैसे उसको उससे ऊपर उठे कि देश जो है एक दिन आज़ाद हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इसको ट्रेस कीजिए। ये पिछले 2-3 महीनों में आदिवासी समाज और इनसे जुड़े जो पुराने मतलब नेता रहे हैं, क्रांतिकारी रहे, वो सुर्खियों में रहे हैं, ठीक है। किसी के नाम पर डाक टिकट जारी कर देते हैं, और कभी किसी को जो है किसी जो है बड़ी रैली में प्रधानमंत्री या बड़े बड़े नेता उनका जिक्र करके उनको प्रेस करते हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, तो वो सुर्खियों में आ जाते हैं, ठीक है। उनके योगदान को कैसे प्रेज किया जाता है, मतलब उनकी प्रशंसा की जाती है। इस वजह से जब सुर्खियों में आ जाते हैं तो उनके बारे में पढ़ना लाजमी हो जाता है, और वही हमारी परीक्षाओं का हिस्सा भी बन जाते हैं। समझ रहे हैं, ये बात है। समझ में आ गया ये?
बताइए। जी सर। देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के बारे में। सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट बताना है, ठीक है। रेलवे के इंट्रोडक्शन से, यानी जब रेलवे सिस्टम आया, ठीक है, दुनिया में, तो उसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कैसा रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। किस तरीके की चीजें रही हैं, कैसे चीजें हुई हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि रेलवे के इंट्रोड्यूस करने से पहले तो ये यूपीएससी जो वाले जो क्वेश्चन पूछते थे वो भारत के संदर्भ में पूछते थे, लेकिन अब इन्होंने वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। चाहे वो आपका जापान के संदर्भ में बात कर लो, या आप कोरिया के संदर्भ में बात कर लो, या आप भारत के संदर्भ में बात कर लो, या पूरे यूरोप के संदर्भ में बात कर लो, कि किस तरीके से सोशो इकोनॉमिक उसके इफेक्ट हुए हैं रेलवे के आने से, ठीक है। अगर आप भारत के संदर्भ में चीजें देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी रेलवे के आने से। विकास में जो तेजी आई है और जो एक नया नजरिया बदला है दुनिया को समझने का या दुनिया से जुड़ने का, वो हमें रेलवे से ही मिला है, ठीक है। ये चीज है। बहुत आसान क्वेश्चन और यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? समझ आ गया भाई? गाइस, सर कोई बोलता ही नहीं है, किसी को समझ में शायद नहीं आया। अच्छा, किसी को समझ में नहीं आया इसको मतलब बोल नहीं रहे हैं? मतलब बोल नहीं रहे कोई। अच्छा, बोल नहीं रहे हैं तो क्वेश्चन सर, क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, बट सेटिस्फैक्शन वाला आंसर नहीं मिल रहा है। तो वो लिखने पर समझ में आएगा ना, उसको पढ़ के लिखते। सेटिस्फेक्शन वाला जो है, आपको जो जवाब जब मिलेगा वो कब मिलेगा? जब आप चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे तो नहीं, लेकिन तरीका समझ लीजिए कि कैसे पढ़ना है और किन चीजों को पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। डिस्कस कराने का मेरा मकसद ये है। तो जब हम चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे ना, तो आपको ज्यादा उसमें मतलब मजा आएगा और आप अच्छी सी चीजें कर पाएंगे, ठीक है। और तो सर ये सारी ये बातें हैं। लिंक मीन्स, अगर मेरा एग्जाम का मेंस है, मेंस का एग्जाम 2024 में है सपोज, तो हम कितने पीछे का करंट अफेयर लिंक करके पढ़ेंगे? मतलब कितने साल पीछे का लगता है करंट आप अफेयर लिंक कर? पिछली कुछ क्लासेस में आप नहीं रहे हैं मेरे ख्याल से अवेलेबल। यस सर। तो मैंने बताया था कि 1.5 साल पुराना करंट अफेयर्स आप मान के चलिए। मान लो कि आप जून 2024 में या मई 2024 में एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का, तो जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स फॉलो करना शुरू कीजिए, ठीक है। उतना पढ़ लीजिए, बहुत है। बाकी उसके ऊपर नीचे आता है तो वो आपकी किस्मत, ठीक है। तो वो बात है। मैंने आपको बताया कि 100 में से 100 प्रश्न हमें हल करने ही नहीं है, ठीक है। आप इतना कर लेंगे तो करंट अफेयर्स का उतना पोर्शन आ जाएगा जितना कि आपको कट ऑफ क्वालिफाई करवा दे। बाकी आपकी ओके प्रिपरेशन वगैरह भी काफी ओके कुछ डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये बात है। तो रेलवे समझ में आ गया। रेलवे के इंट्रोडक्शन से सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट्स कैसे हुए हैं राष्ट्रों पर, इसके बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत। देखो, ये आपका खत्म हो गया। ये 6 क्वेश्चन जिसमें आए थे आपका, ये वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो 75% मतलब 75 मार्क्स का ये मतलब पूरा पोर्शन था। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा है, इसलिए इसका रोल होता है। अब आ जाओ सोसाइटी पे। सोसाइटी पे आप देखिए 90 मार्क्स का आया है, बहुत ज़्यादा है भाई। इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी। और ये सोसाइटी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, लगभग लगभग करंट अफेयर से ही हैं सारे। अभी देखते हैं कैसे। तो पहले क्वेश्चन पे चलें। यस सर। ठीक है, गुड। सुनिए, किस तरीके जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है फेल रहा है, मतलब कैसे मानव विकास फेल रहा है भारत के आर्थिक विकास को चलाने में या विकास को आगे बढ़ाने में। सीधा पूछा क्वेश्चन।
यानी भारत के आर्थिक विकास को तेजी देने में या उसमें गति लाने के लिए मानव विकास फेल रहा है। यानी मानव विकास असफल रहा है भारत के आर्थिक विकास को गति देने में। आपको ये बताइए, इस स्टेटमेंट पे पूरा लिखना है। ये रेलेवेंट है आज के टाइम पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, या फिर भारत में जब हम बात करते हैं बेरोजगारी की, भारत में जब हम बात करते हैं भुखमरी गरीबी की, ठीक है, भारत में जब हम बात करते हैं जीडीपी की, तो किस तरीके से वो उतनी तेजी अब तक नहीं आ पाई है। और उसके साथ साथ मानव विकास कितना कर पाए हैं हम लोग। एक होता है देश ओवरऑल विकास करता है, एक होता है जब मानव का विकास खुद का होता है, ठीक है। उसके बारे में जब मानव को एक संसाधन बनाकर जब आगे जब आप इसका विकास करते हैं, उसके बारे में मुख्य तौर पर बात की जा रही है। मानव का विकास मतलब इंसान का व्यक्तिगत विकास, खुद का विकास, ठीक है। अगर उसमें तेजी आएगी तो निश्चित तौर पर भारत के आर्थिक विकास में तेजी आना स्वाभाविक सी बात है। समझ गए? तो इसलिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। समझ गए इस क्वेश्चन सर को? मानव विकास सर किस क्षेत्र में विफल रहा है? सर इसमें मानव तो विकास जो सही विफल आएगा। रहा है, हाँ हाँ हाँ, भारत के आर्थिक विकास को गति देने में, ठीक है। मानव विकास जो विफल रहा है भारत के आर्थिक विकास को गति देने में, ठीक है, इस पर आपको बताना है। ओके सर। तो क्यों फेल रहा है मानव विकास, जो फेल रहा है भारत की आर्थिक स्थिति को गति देने में, इसके बारे में आपको लिखना है। समझ में आ गया? यहां से सर नेक्स्ट क्वेश्चन बेरोजगारी पॉइंट। बेरोज हाँ हाँ, बोलो बोलो। बेरोजगारी, सर बेरोजगारी जो है जो बढ़ रही है, इसलिए आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। मानव विकास हाँ, तभी होगा जब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और कुपोषण खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। तो मानव विकास ओवरऑल टर्म में आप यूज करोगे, इसमें बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, कुपोषण, इन तमाम चीजों से जब आप लड़ेंगे, जब आप शिक्षा, प्रौद्योगिकी, इन तमाम क्षेत्रों में जब आप विकास करेंगे, तो आप देश के विकास को ऑटोमेटिकली गति दे पाएंगे, ठीक है ना। ये बात है। तो ये तो सुर्खियों में रहती सर हैं चीजें, बहुत सारी चीजें आती हैं, आते रहते हैं जी। इसमें प्रेजेंट के चीज और मतलब जो पीछे घटित हुई है पास्ट में, वो सब इंक्लूड करेंगे ना, या फिर सिर्फ हाँ, प्रेजेंट का? करना तो वही है, लेकिन मुख्य तौर पर जो इसका जोर है वो प्रेजेंट पर है। कि आपको ये बताना है ना कि मानव विकास क्यों फेल हुआ है भारत की आर्थिक गतिविधि में तेजी लाने के लिए। तो पहले तो ये बताना है कि भारत की आर्थिक गतिविधि फिलहाल कैसी है, यानी जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो फिलहाल किस दर पे काम कर रही है और किस दर पे होनी चाहिए। जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें कैसे तेजी लानी है। अभी भी हम चौथे नंबर या 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हुए हैं, ठीक है। हमें तीसरे नंबर पर आना है, या हमें अपने लोगों को जो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, ठीक है, और महामारी, तमाम चीज़ों से ऊपर भी उठाना है। उनका व्यक्तिगत विकास भी हमें करना है, उन्हें शिक्षा देनी है, उन्हें प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। तो उन्हें सभी क्षेत्रों में जब हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी दिक्कतें हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और क्यों नहीं हो पा रही हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मोरलेस करंट पीरियड का ही है, ठीक है। तो इसको आप इंट्रो में, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर, इंट्रो में इंट्रोडक्शन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया करेंगे या फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट? देखो, सबसे पहले आपको बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर वो क्यों फेल रहा है थोड़ा सा जिक्र करते हुए, और भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो फिलहाल कैसी है, ये इंट्रोडक्शन में 3 आपको स्टेटमेंट रखने हैं बहुत क्रिस्प वे में। फिर आपको उसको आगे चल के इलेबोरेट करना है कि मानव विकास फेल होने के कौन कौन से कारण रहे हैं, ठीक है, और वो भारत की आर्थिक स्थिति में तेजी क्यों नहीं ला पाए हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करनी है, ठीक है। ये बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर यहां तक चीजें समझ आ गई हो तो आपको, ठीक है, जी सर। ओके। देखो, मैरिज पर क्वेश्चन आ गया है, शादी पर। थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट स्क्रॉल एक कर मिनट। लीजिए। दिख रहा है अब? यस सर। ठीक जी है। सर।
तो शादी क्या है? एक संस्कार है। तो ये अपनी वैल्यू खोता जा रहा है भारतीय समाज में, ठीक है। विवाह जो है एक प्रकार का सैक्रामेंट मतलब संस्कार है, ये अपनी वैल्यू को खोता जा रहा है। आपको इसके बारे में विस्तार से लिखना है। आपको पता है ना, अभी हाल ही में समलैंगिकों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में पूरा मुद्दा पिछले 2-3 महीने से चल रहा था, उसका वर्डिक्ट भी अक्टूबर में आया है। उसको लेके सर फिर जब हम क्वेश्चन ऊपर चला गया है। हाँ, ओह ऊपर चला गया, ओके एक मिनट। ओ हाँ, थोड़ा ऊपर चला, एक मिनट। ठीक है, अब गाइस विजिबल है? जी सर। ठीक है, ओके। तो शादी क्या है? एक सैक्रामेंट है जो कि आधुनिक भारत में अपनी वैल्यू खो रहा है, विवाह। तो ये सब बातें आपको बतानी है कि पहले विवाह किस तरह के हुआ करते थे, उस संस्कार उसको क्यों समझा जाता था, फिर अभी जो वैल्यू खो रहा है कि किस तरीके से चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो रही हैं और हम वेस्टर्न कल्चर के फेर में पड़ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं वो खोती जा रही है, जिसकी वजह से शादी का टूटना, ये डाइवोर्स होना, ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारे समाज का हिस्सा पहले नहीं थी। डाइवोर्स जो स्थिति है जिसमें मतलब पति पत्नी अलग हो जाते हैं, ये चीज हमारे यहाँ हमारे समाज में पहले से थी नहीं। डाइवोर्स का हिंदी कोई मीनिंग है ही नहीं। डाइवोर्स का जो उर्दू जो मीनिंग निकलता है वो तलाक है, ठीक है, और तलाक वर्ड हिंदी का नहीं है। तो इसका मतलब ये कि सब चीजें हमारे समाज में रही नहीं। विवाह विच्छेद ऐसी कोई चीज हमारे समाज में थी नहीं। तो यानी वो अपनी वैल्यू को खो रहा है कि फिर डिवोर्स हो जाता है, फिर बच्चों की बुरी हालत हो जाती है, जो स्त्री होती है वो मार्जिनलाइज्ड पॉइंट पर पहुंच जाती है आफ्टर गेटिंग डिवोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें किस तरीके से सोसाइटी को प्रभावित कर रही हैं, और भी जो बहुत से जो वेस्टर्न कल्चर की चलते चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, वो चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज हो या लिव इन रिलेशनशिप हो, किस तरीके से वो परिवारों को जो है तोड़ रही है, फिर संयुक्त परिवारों की बजाय न्यूक्लियर परिवार ज़्यादा हो रहे हैं, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से चीज़ें लिखनी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो, और क्योंकि आपको पता है कि करंट में चीज़ें चल रही थी, इस वजह से ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। वो लव मैरिज, गंधर्व विवाह, वो तमाम चीज़ें, ठीक है, क्योंकि लव मैरिज के नाम पर लोगों को मार देना, या फिर वो लव जिहाद का शिकार होके किसी की इच्छा के विरुद्ध उसे मार देना, तो तमाम चीज़ें जो है वो जब समाज में चल रही होती हैं, तो उसको लेके इन्होंने यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है, क्लियर है? जी सर। ठीक। अब देखो, जो सुसाइडल टेंडेंसी है यंग वीमेन में स्पेसिफिकली, यानी जब हम बात करते हैं जवान महिलाओं में आत्महत्या के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों हो रहा है ऐसा। बहुत सिंपल है, आपको पता है ना कोटा वगैरह में कैसे छात्राओं ने सुसाइड किया है पिछले कुछ समय में, और फिर वो सुर्खियों में रहा है, फिर क्लासेस 2-3 महीने के लिए बंद हो गई, फिर टेस्ट वगैरह को रोक दिया गया, फिर कैसे उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी पंखे वगैरह में फिट कर दी कि सुसाइड करेंगे तो पता चल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें, इन सबसे बढ़कर चीज़ें क्या होनी चाहिए, समाज में इस चीज़ के लिए अवेयरनेस स्प्रेड होनी चाहिए, तनाव को कम करना चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सुर्खियों में था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, और आप ये समझ सकते हैं कि सारा ही करंट अफेयर्स बेस्ड है ये, क्योंकि मैंने बताया कि सोसाइटी का जो पोर्शन है वो मोर और लेस करंट अफेयर्स का ही है। तो सोसाइटी का तो पूरे केसेस चल रहे थे, जैसे कि 7-8 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था पिछले 1-1.5 महीने में ही कोटा में, उसको लेके ये सुर्खियों में था। फिर और देश के अन्य भागों में जो खासतौर पर शैक्षणिक संस्थानों में जो लड़के लड़कियों ने सुसाइड किया है, तो यहाँ पर ही विमेन के बारे में खासतौर पर पूछ रहा है, तो इस वजह से ये चीजें न्यूज में थी, ठीक है, यंग विमेन खासतौर पर, राइट। इसमें तो सर मोस्टली लड़के थे।
कोटा नहीं, मोस्टली जो मोस्टली लड़कों के होने से कोई एक, ये तो एक स्पेसिफिक न्यूज को आप लेके बढ़ रहे हो ना आगे। अगर आप ओवरऑल चीजें देखो तो जब आप रेशियो देखोगे ना, और जब आप प्रॉपर डेटा को एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि महिलाएं ज्यादा कर रही हैं। महिलाओं में ये सब सुसाइड वगैरह पहले था नहीं, अब ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसके बारे में ये क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया गया। जरूरी नहीं कि आप कोटा के एग्जाम्पल को ही एकमात्र एग्जाम्पल मान के चलें। मैं तो सिर्फ आपको ये न्यूज से आपको कनेक्ट करने के लिए बताया कि कोटा में, नहीं तो आईआईटी, आईआईएम और तमाम मतलब शैक्षणिक संस्थानों में हम देखते हैं कि यंग वुमेन जो है सुसाइड कर रही हैं। ठीक है, ये बात है। इसको तो सर क्राइम से भी रिलेट कर सकते हैं ना, वो हाँ हाँ, उनके साथ। क्राइम से कर सकते हैं, या फिर दबाव होता है जो संस्थानों का, उससे कर सकते हैं। घरेलू हिंसा भी एक वजह हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ठीक है, नेग्लिजेंस है उनका सोसाइटी में, ह्यूमिलिएशन है उनका सोसाइटी में। इन सब के बारे में बातें करते हुए इस आंसर को आप अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता कि ये टफ होना चाहिए किसी के लिए भी। तो समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज? ओके। देखो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है चाइल्ड कडलिंग का, कि अब उसको क्या, जो बच्चे थे उनका जो सोशलाइजेशन होता था पहले, बहुत सारे खेल खिलौने तमाम चीजों के साथ होता था, ठीक है, दादी नानी कहानियां सुनते हुए बड़े होते थे, लोरियां सुनते हुए सोते जागते थे, ये तमाम चीजें हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गई, सब चीजें फोन ने रिप्लेस कर दी हैं। अब आपको पता है कि 3-4 महीने का बच्चा भी छोटी छोटी पोएम सुन के फोन पे सोता है, दूध पीता है, और फिर जब धीरे धीरे वो 1-2 साल का होता है तो उसका फोन का बहुत ज्यादा एडिक्शन हो जाता है, और माँ बाप भी इजीली फोन हाथ में पकड़ा देते हैं। तो उसके बारे में ये पूछ रहा है कि जो फोन ने जो रिप्लेस किया है चाइल्ड कडलिंग को, वो उसका जो है वो कितना, कि बच्चों के जो सोशलाइजेशन पर, बच्चों के सामाजिकरण पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि बच्चे किस तरीके से बड़े हो रहे हैं, किस टेंडेंसी के साथ, किस प्रवृत्ति के साथ बच्चे बड़े हो रहे हैं। जब वो फोन के साथ बड़े हो रहे हैं तो उनके अंदर कौन कौन सी वो चीजें उन्हें अलग कर रही हैं समाज में, या उन्हें किस तरह की चीजें उनमें वो नेगेटिवली स्प्रेड आउट कर रही हैं, बहुत सारी चीजें। और बच्चों के जो है वो 7-8 साल, 8-9-10 साल के होते ही आंखों पर चश्मे लग रहे हैं, वो वजह यही है। ठीक है, कि छोटे बच्चे को फोन पकड़ा दिया, फिर उसका फिर फिजिकल एक्टिविटीज से मन हट जाएगा, और बहुत सारी चीजें जो है समाजीकरण के लिए जो जिम्मेदार होती हैं, जो रिश्ते नाते होते हैं, उससे उसका मन हट जाता है। फिर बच्चा जो है वीडियो गेम और तमाम चीज़ों में लगा रहता है। तो आपको पता है ये सारी चीज़ें बच्चों को समाज में किस तरीके से इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपसे आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? नो सर। सर इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स कुछ नहीं सर। डालना होता सर। पॉजिटिव पॉइंट देखो कि हाँ, प्रोज ऐसा भी नहीं है कि पॉजिटिविटी तो आप हर जगह ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल। इसमें प्रोज क्या हो सकते हैं कि जैसे बच्चे नई नई क्रिएटिविटी सीख लेते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लेते हैं बहुत ही जल्दी, वो आगे फिर उनके जब वो अपने यंग एज में आते हैं, तो जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो उनके लिए बेनिफिशियल ही होती है। गॉट इट, ये चीज है। अब देखो ये तो पूछ रहा आपसे, भारत में जो जातीय व्यवस्था है वो इतनी कठोर क्यों है, फ्लूइड एंड स्टैटिक क्यों है, कि वो स्थिर क्यों है इतनी? जो कास्ट आइडेंटिटी मुख्य तौर पर जो ये पूछ रहा है कि भारत में जो जातीय पहचान है वो बहुत स्थिर है, बहुत ही ज्यादा फ्लूइड है, ठीक है, बहुत रिजिड है, वो क्यों है? ठीक है, तो कास्ट आइडेंटिटी, तो कास्ट से रिलेटेड तो आपको पता है कि चीजें समाज में जो है वो हो होती रहती हैं, आपको पता है, चाहे वो कास्ट बेस्ड सर्वे हो, चाहे वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो, चाहे वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो। ठीक है, कास्ट के बारे में तो समाज में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ रहे हैं? सर यहाँ पे समझ ध्रुव और स्थिति से सब
एक मिनट, सर कोई एक द्रव बोलो, का मतलब पहले सर एक बोलो फैला कोई। हुआ। हाँ हाँ, द्रव, द्रव है मतलब फ्लूइड सर है, जा। फ्लूइड। ठीक है। ओके। हाँ, एक मिनट फिर से। हाँ, क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो। सर दोनों को एग्जांपल देके समझा दीजिए कि कैसे सर कास्ट इंडिया में फ्लूइड है और कैसे स्टैटिक है। देखो, फ्लूइड है कि बहुत सारी चीजें अब आप ये समझ लीजिए कि इंटरमिंगल भी हो जाती है। जैसे कि आप जब आप कास्ट की बात करते हैं तो आपको पता है कि अंतरजातीय विवाह भी यहाँ पर होते हैं। और मॉडर्न टाइम में चीजें बदल रही हैं। अब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उतना नहीं होता है, तो हमारे समाज ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है चीजें वो एक्सेप्ट भी करी हैं। ठीक है। अब ऐसे कोई मंदिरों में प्रवेश हो, इस तमाम चीजें हो, ये अब होने लगी हैं, तो वो बहुत फ्लूइड हो गया। स्टैटिक है कि आज भी जातीय पहचान बनी हुई है, ये खत्म नहीं हो पाई है, स्थिर है कि जो जो काम करता था वो एज इट इज चीजें अभी भी बनी हुई है, लेकिन कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है। जातीय पहचान आज भी है क्योंकि उसी के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, पॉलिटिक्स होती है। ठीक है। रिजर्वेशन को दिया जाता है। लेकिन फिर अगर हम बात करते हैं मॉडर्निटी की या मॉडर्न टाइम में, तो थोड़ा सा चीजें बदली हैं और जातियों के प्रति लोगों का जो रुख है वो काफी नरम हुआ है। ठीक है, समय के अनुसार ये चीज है। ठीक, समझ गए? यस सर। जी सर समझ गए। ठीक है। ओके। अब देखो, पोस्ट लिबरल वर्ल्ड में, यानी कि लगभग लगभग 1980 और 90 के बाद की दुनिया के बारे में जब आप बात करते हैं, तो उसमें आपको बताना है जो धर्म है, जो सांप्रदायिकता है और जो एथनिक आइडेंटिटी है, वो किस तरीके से, यानी एथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म पर किस तरीके से पोस्ट लिबरल वर्ल्ड में उसको इफेक्ट किया है। तो देखिए, एथनिक आइडेंटिटी मतलब जो आपकी संजातीयता है, मतलब पहचान जो आपकी है वो, कि आप किस जाति किस धर्म से आप आते हैं, तो उसको कैसे पोस्ट लिबरल वर्ल्ड में प्रभावित किया गया। मतलब वो 1900 जो पोस्ट लिबरल इकोनॉमी है खास तौर पर, उसने कैसे इसको प्रभावित किया है। आपको पता है कि जब इकोनॉमिकली आप डेवलपमेंट करना शुरू करते हो ना, तो वहां पर जातीयता, धार्मिकता, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता बहुत दूर की चीजें हो जाती हैं। ठीक है। जब आप आर्थिक रूप से संपन्न होने लगते हो ना, तो फिर आप वहां पर भी वो जाति, धर्म और तमाम चीजों को नहीं देखते। फिर आपका जो फोकस रहता है वो अपने डेवलपमेंट और अपने काम को आगे बढ़ाने में रहता है। तो पोस्ट लिबरल इकोनॉमी यानी कि जो उत्तर उदारवादी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इसने बहुत सारी चीज़ों को कम किया है, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, चाहे वो आपकी जातीयता पहचान हो। ठीक है। जब आप प्राइवेट सेक्टर में काम करने जाते हैं तो वहाँ पर एक तो रिजर्वेशन नहीं होता आपका, दूसरा फिर इससे चीज़ें मायने नहीं रखती कि आप किस जाति धर्म संप्रदाय से हैं। ठीक है। वहाँ तो आपका काम देखा जाता है। ठीक। जब आपका काम देखा जाता है तो वहां पर ये सब चीजें गौण हो जाती हैं, यानी उनका कोई रोल खास रह नहीं जाता। इस तरीके से चीजों को प्रभावित किया है पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ने, खासतौर पर जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, तो वहां पर जातीयता या कम्युनलिज्म, ठीक है, रीजनलिज्म बहुत ही कम रहता है। ठीक है। उसकी स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। समझ गए इस क्वेश्चन को? समझ गए कि नहीं? जी सर। ओके। देखो, ये 7वां क्वेश्चन बढ़िए, कि अर्बनाइजेशन ने यानी नगरीकरण ने क्या भारत में जो है वो सेग्रीगेशन या और मार्जिनलाइजेशन को आगे बढ़ावा दिया है, कि बड़े पैमाने पर जो नगरीकरण हो रहा है, क्या उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि गांव और शहरों में एक स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है, सेग्रीगेशन हुआ है। ठीक है। या मार्जिनलाइजेशन भी बढ़ा है कि गांव में लोग कुछ ज़्यादा पिछड़ गए हैं और नगरों में चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे जा रही हैं।
तो अर्बनाइजेशन जिस लेवल पर हो रहा है वो निश्चित तौर पर इन दो चीज़ों को बढ़ाता है कि सेग्रीगेशन करता है, यानी गांव और शहरों में जो एक नेगेटिव बदलाव, मतलब एक नेगेटिव जो अंतर दिखता है उसको, और प्लस एक पिछड़ेपन को भी जन्म देता है, क्योंकि जो विकास है वो सेम पेस पे नहीं हो रहा है गांव में या शहरों में। शहर की दुनिया एक अलग दुनिया, आप समझते ही हैं, एक बहुत चकाचौंध वाली दुनिया, ठीक है, जिसमें बहुत कुछ चीज़ें मायने रखती हैं, और वहीं गांव की दुनिया की जो है बहुत शांत है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का फिर अभाव हमें देखते हैं, चाहे वो एजुकेशन से हो या खाने पीने की चीज़ों से लेकर हो या फिर पूरा लाइफस्टाइल ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से शहरीकरण ने, नगरीकरण ने कैसे चीज़ों को सेग्रीगेट किया है, मतलब एक प्रकार के डिवीजन को जन्म दिया है, ठीक है, ये चीज़ कि भारत के कैसे जो गरीब तबका है उसमें सेग्रीगेशन यानी एक अंतर की भावना को मतलब बढ़ावा दिया है, और मार्जिनाइजेशन पिछड़ेपन को जन्म दिया है, ठीक है, जब बड़े पैमाने पर शहरीकरण या नगरीकरण हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत आसान है, बहुत, ये समझ लीजिए कि करंट से रिलेटेड सारी चीजें हैं। समझ गए? यहां तक क्लियर है? जी बोलिए। सर। यस सर। लैटिट्यूड पर हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो वहां पर क्लाइमेट चेंज ने वहां की फूड सिक्योरिटी को कैसे प्रभावित किया है, ये आपको बताना है, ठीक है। जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं क्लाइमेट चेंज के, यानी जलवायु परिवर्तन के ट्रॉपिकल कंट्रीज पर, उसके बारे में आपको बात करनी है। जैसे अफ्रीका, कोंगो जैसे जैसे देश हैं जो ट्रॉपिकल मतलब जोन में आते हैं, ठीक है। तो ये तो आप तभी बता पाओगे जब आपने पूरा ज्योग्राफिकली चीजों को पढ़ा होगा। लेकिन क्लाइमेट चेंज तो एक नया फिनोमिना है, आज ही की बात है भाई, अभी की बात है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप इतिहास में तो जाओगे नहीं कि उस समय क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सिक्योरिटी खतरे में आ गई। यानी जो खाद्य सुरक्षा है वो आज आप देख रहे हैं सूडान वगैरह में किस तरह तरीके से भूखमरी फैल रही है, अफ्रीका के देशों में जो कालाहारी डेजर्ट है वहाँ कितनी बड़े लेवल पर भूखमरी है, और खासतौर पर जलवायु परिवर्तन की वजह से कि बारिश नहीं होती है तो फिर कुछ ज़्यादा ही हो जाती है एक्सेस में, ताकि बाढ़ आ जाती है, फिर कुछ और क्लाइमेटिक कंडीशंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ट्रॉपिकल जो जोन है वहाँ पर किस तरह की जो पर्यावरणीय बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में आपको बात करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। ये क्वेश्चन दूसरा बहुत आसान है और आज ही की बात कर रहा है कि आज की दुनिया में वर्ल्ड जो है, यानी मतलब विश्व जो है वो क्या झेल रहा है? मीठे पानी की कमी। मीठे पानी की कमी है ना आज के टाइम पर, ये नहीं है हाँ कि सर। लोगों को फ्रेश वाटर नहीं मिलता, ठीक है। जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम हो गए हैं, तो लोगों को उसकी शॉर्टेज पड़ रही है। कहते हैं ना कि अगर कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होती है वो पानी को लेकर होगी, है ना, ऐसा माना जाता है, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये उसकी वजह यही है कहने की कि जो फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो रही है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आज की दुनिया में पीने के पानी का संकट है। तो ये पूछ रहा है, तो सीधे सीधे सेटों में क्वेश्चन आपका आ रहा है। जो वर्ल्ड वाटर शॉर्टेज है उस पर रिपोर्ट्स वगैरह भी आई हैं पिछले कुछ समय में, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को बनाने का यूपीएससी को मौका मिल गया है, ठीक। ज्योग्राफी का बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और रेन फॉरेस्ट जो एरिया है इंडिया का, ये कुछ ना कुछ वजहों से सुर्खियों में रहता ही है, ठीक है। जो अभयारण्य हैं और जो वर्षावन जो क्षेत्र है अपना, वो कई वजहों से सुर्खियों में रहता है। फिर जानवरों की पोचिंग हो, हंटिंग हो, ठीक है, या फिर वहां पर जंगलों में आग लगना हो, इन तमाम सुर्खियों की वजह से ये क्षेत्र सुर्खियों में रहता है, जिसकी वजह से यहाँ यूपीएससी ने सीधे सीधा आपका क्वेश्चन पूछ लिया।
किस तरीके से भारत का जो वेजिटेशन यानी कि वन्य और वन्य जीवों में जो हम अंतर देखते हैं, विविधता देखते हैं, उसके बारे में आपको जो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं वो बताने हैं। वो कि कौन-कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो भारत में जब आप वन्य और वन्य जीवों की जब आप बात करते हैं, उनके फैलाव की बात करते हैं, ठीक है? तो उसमें कौन-कौन सी विविधताएँ हैं, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आपसे सीधे-सीधे तौर पर पूछा जा रहा है, ठीक है? तो ये एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, तो कोई खास मतलब टफ नहीं है, आप अक्सर इसको पढ़ सकते हो और 7th क्लास में इसका आंसर थोड़ा-सा ट्रेस वहाँ से कर सकते हो। बाकी तो फिर वो रेलेवेंट बुक्स वगैरह हैं, फिर 11th क्लास की एनसीईआरटी है, वहाँ से भी ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? जो गोर्ज क्या होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? कैसे बनते हैं? ये किस तरीके से कुछ ऐसी स्थितियां बनाते हैं जो बहुत ही फेमस हो जाती हैं, ठीक है? तो गोर्ज ये एक प्रकार का ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, एक कंडीशन है ये लैंडफॉर्म की, ठीक है? जमीन पर जैसे वो आपको बे कैसे बनती है, यानी खाड़ी कैसे बनती है, फिर गोर्ज कैसे बनता है, ठीक है? वो सारी चीजें आपको ज्योग्राफी में पढ़नी पड़ेगी और 11th क्लास में है ये, कोई दिक्कत नहीं है इधर उधर जाने की जरूरत, ठीक है? जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे 11th क्लास की, वहाँ ये गोर्ज वगैरह के बारे में डिटेल में चर्चा है, ठीक है? कोई खास नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्योंकि बहुत सीधे सेटों में क्वेश्चन पूछा है, बहुत टेक्निकल है। अगर आपने पढ़ा है तो आंसर कर पाओगे, नहीं तो कुछ वो खास तरीके उससे में आप नहीं लिख पाओगे। इस जो साउथ वेस्ट मानसून है उसे भोजपुरी में क्या कहा जाता है? पुरवैया, ठीक है? ये कैसे वहां की संस्कृति को प्रभावित करती हैं, जो इस प्रकार की स्थानीय हवाएं हैं ये, ठीक है? तो वो तो आप भोजपुर के आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है? फिर वहाँ के कल्चर को समझना पड़ेगा, वहाँ का जो कृषि का पैटर्न है उसको समझना पड़ेगा, या वहाँ पर लोगों का जो खान पान पहनावा है उसको समझना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो समझ रहे कि एक स्थानीय मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन को लेकर भी क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है, तो मेन जो सीखते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, समझ गए? सब पूर्वा चलती है तो वो बारिश आने की संभावना रहती है। हाँ, तो वही सब चीजें हैं कि किस तरीके से बारिश होती है, फिर वो होती है जी। और कोई कुछ बोल रहा था? पूछता है कि एक क्षेत्रीय विशेष उसमें भी, ठीक है? तो सब कुछ जरूर बहुत बड़ा महत्व है, इसी वजह से वो पूछ भी रहा है, ठीक है? चलो 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो जो हमारा कोस्ट लाइन है ना, उसमें रिसोर्स पोटेंशियल मतलब जो संसाधनीय जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है? क्योंकि हमारी 7,500 कुछ 56 किलोमीटर को जो अपनी जो समुद्र जो लाइन है, वहां पर जो रिसोर्सेज हमारे पास बहुत रिच है वैसे, और हम इसमें पोटेंशियल को और बढ़ा सकते हैं अपनी। लेकिन हमें ये भी बताना है कि इसी पूरे क्षेत्र में कुछ नेचुरल हैजार्ड्स यानी जो प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, तो उनको निपटने के लिए हमारी कैसी तैयारी रहती है। अक्सर आप देखते हो कि बंगाली खाड़ी में तूफान उठता है, इधर कच्छ वगैरह में भी तूफान अभी हाल ही में आया था। तो हमारी किस तरह की प्रिपरेशन है, किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर हैं इन नेचुरल क्लाइमेटिक हैजार्ड्स से बचने के लिए, उन सब के बारे में आपको जिक्र करना है, ठीक है? तो भारत की जब कोस्ट लाइन आपने पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी पोटेंशियल है, और फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि उधर कितने तूफान, बाढ़, भूकंप सब आते हैं, और उसी के बेसिस पे फिर चीजें जो है हम कैसे उससे निपटते हैं, इन सब के बारे में आपको बात करनी है। और ये सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि आपको पता है कि गुजरात के जो उधर जो समुद्र की जो क्षेत्र है, वहां पर अभी हाल ही में भूकंप आया है पिछले 1-1.5-2 महीनों के अंदर में, ठीक है? इस वजह से ये सुर्खियों में रहा है, ठीक है? बहुत सीधा सा क्वेश्चन 7 को देखो, बहुत आसान है भाई। 1960 के दशक में हम खाद्यान्न का आयात करते थे, ठीक है? विदेशों से मंगवाते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ उसके बाद से हम
खाद्यान्न में संपन्न हुए और हम एक्सपोर्ट यानी निर्यात करने लगे। तो क्या हुआ था ऐसा? ग्रीन रेवोल्यूशन हुई सर थी, हरित क्रांति हुई थी, बिल्कुल। तो उसके रीजन आपको बता देने की कि हम लोग इतने जो खाद्यान्न में जो हमारी जो क्षमता बढ़ी है खाद्यान्न के क्षेत्र में, उसमें हमारी पोटेंशियल किस लेवल पे बढ़ी है और हमारा उससे कितना बेनिफिट हुआ है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, हरित क्रांति अक्टूबर मंथ में भी इंपॉर्टेंट था। वो क्यों? MS स्वामीनाथन, समझ रहे हैं कौन थे? द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी भारत में हरित क्रांति के जो पिता हैं वो MS स्वामीनाथन। लेकिन उनका हाल ही में अक्टूबर मंथ में स्वर्गवास हो गया, जिसकी वजह से हरित क्रांति सुर्खियों में था। ठीक, और हम हरित क्रांति 4.0 की बात भी अब करने लगे हैं, जिसमें मिलेट्स का उत्पादन यानी मोटे अनाजों का उत्पादन बड़े पैमाने पर करना। यही वजह है कि भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो है दुनिया मना रही है और उसको बढ़ावा देने की बात कर रही है। ठीक है जी, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समझ गए? जी सर। जी। तो आपने समझा किस तरह से मेंस में क्वेश्चंस आते हैं और उसके बेसिस पे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब आप लोग आप बताइए, आपको कोई और डाउट है कुछ? सर अगर देखा जाए तो मेंस में वही क्वेश्चन है जो एक साल करंट में जो क्वेश्चन थे, जो करंट में था। हाँ हाँ, वही सर था, अगर इसको बिल्कुल ध्यान बिल्कुल में एग्जैक्टली। रखें तो अब तुम लोग हाँ 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 बोलो। सर सर अब स्टेट यही और ध्यान जो तो उनको बोलने से पहले हाँ हाँ, इसको ध्यान में सर रखें। मतलब अब यही ध्यान में रखना है कि जो करंट में चल रहा है वही मेंस के लिए पढ़ना है, मतलब वही आएगा क्वेश्चन। हाँ, गुड गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हर जगह पे चीज लागू होती है। समझ जी सर। गए आप लोग? हाँ, यस। और कौन सा बच्चा बोल रहा था? सर मैं बोल रही हूँ कि जैसे सर बीपीएससी की मैं तैयारी करती हूँ, तो सर इस क्वेश्चन को मैं भी करूँगी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, इसके देखो आधार। पीसीएस, हाँ, पीसीएस की जब आप तैयारी कर रहे हो ना, तो ये समझ लीजिए आपके पीसीएस की मेंस की तैयारी हो रही है जब आप यूपीएससी क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ठीक है, प्रीलिम्स एक अलग चीज है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप। ओके, ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? नो सर। ओके, चलो फिर क्लास को एंड करें यहीं पे। जी सर, थैंक यू सर।